Hello students, I myself Pankaj Joshi, lecturer Electronics Engineering in Electrical Engineering Department of HEVET Polytechnic Lucknow। आज हम यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन सिंक्रोनस काउंटर्स। इससे पहले के लेक्चर में हम रिपल काउंटर को डिस्कस कर चुके हैं। सिंक्रोनस काउंटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सब में चलता है। तो इन सभी ब्रांचेस के लिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर का प्रोपेगेशन डिले, सिंक्रोनस काउंटर से बना हुआ अप काउंटर और डाउन काउंटर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सिंक्रोनस काउंटर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका है सिंक्रोनस काउंटर। हमारे इससे पहले हमने जो पढ़ा था लेक्चर 1 में रिपल काउंटर या असिंक्रोनस काउंटर, उसमें हम सारे क्लॉक पल्सेस एक साथ नहीं देते थे। हम हर फ्लिप फ्लॉप के स्टेज में J बराबर K बराबर 1 कर देते थे, यानी JK फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स हमारे हाई रहते थे। लेकिन हमारा जो क्लॉक थी वो लगती थी सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पे और पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए काम करता था एज ए क्लॉक। ये रिपल काउंटर था। रिपल काउंटर में सेटलिंग टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि पहले एक फ्लिप फ्लॉप काम करता है, फिर वो दूसरे को आउटपुट देता है, दूसरे को क्लॉक पल्स मिलती है, तब वो अपना स्टेज चेंज करता है। सिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं उसमें हम सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ क्लॉक पल्स दे देते हैं, यानी सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ अपनी स्टेज चेंज करते हैं। फ़र्क इतना कर दिया जाता है कि रिपल काउंटर के तुलना में इसमें हम अपने इनपुट्स डिफरेंट कर देते हैं। J बराबर K बराबर 1 इसमें नहीं रहता। सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है विथ कंपैरिजन टू द रिपल काउंटर, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में हमको एक्स्ट्रा हार्डवेयर यानी कुछ गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपना सर्किट देखेंगे पहले। ये हमारा 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर है। इसमें हमारी ये 4 बिट है, वो है Q0, Q1, Q2, Q3। ये चारों बिटें स्टार्ट करेंगी 0 0 0 0 से और काउंट करते करते 1 1 1 1 तक जाएंगी। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है। अब इस पे आप देखिए क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप पे एक साथ लग गई है, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स मिलेगी, वो भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। पहले फ्लिप फ्लॉप को हमने J0, K0 जो उसके इनपुट हैं उनको हमने 1 1 दिया है। ये हमारी स्टार्टिंग प्री कंडीशन है। उसके बाद इसका आउटपुट Q0 ये सीधे लगेगा आपके फ्लिप फ्लॉप 1 के J1 और K1 पे एक साथ। उससे आएगा आउटपुट Q1। यहां तक मामला रिपल काउंटर जैसा ही है, यानी इस क्लॉक के कारण ये टॉगल करेगा और इसके कारण Q1 टॉगल करेगा। इसके जब आगे गए तो हमने Q1 को अगले फ्लिप फ्लॉप में एज आ इनपुट नहीं दिया। हमने Q1 और Q0 दोनों को एक एंड गेट से दिया और उसका आउटपुट आया Q1 डॉट Q0। ये आउटपुट हमने दिया है फ्लिप फ्लॉप 2 के J2 और K2 में एक साथ, यानी जब Q1 Q0 1 होगा तब ये स्टेज के फ्लिप फ्लॉप को 1 मिलेगा और ये अपनी स्टेज को टॉगल करेगा। आगे बढ़े तो आउटपुट आया Q2। Q2 कब टॉगल करेगा? जब Q1 और Q0 दोनों एक साथ 1 हों। Q2 को भी हमने J3 में नहीं दिया, इसको भी हमने दिया एक एंड गेट से। एंड गेट का एक इनपुट है Q2 और एक इनपुट है Q1 Q0। ये इस केस में इस एंड गेट का आउटपुट है Q2 डॉट Q1 डॉट Q0। जब ये तीनों के तीनों 1 होंगे तब इनका एंड मल्टीप्लिकेशन 1 होगा
वो लगेगा J3 और K3 पे। जब J3 K3 1 होंगे तब आपका Q3 टॉगल करेगा। तो सिंक्रोनस काउंटर में चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और फ्लिप फ्लॉप 3 एक साथ अपनी स्टेज चेंज करेंगे। इसलिए जो सेटलिंग टाइम एक का होगा वही चारों का होगा। सेटलिंग टाइम जुड़ेगा नहीं, सेटलिंग टाइम इसमें कम लगेगा और हमारे पास आउटपुट तभी मिलेगा जब इनपुट 1 होंगे, राइट। इसके लिए कुछ बेसिक इक्वेशंस हमने लिखी रखी हैं यहाँ पे। पहला है J0 बराबर K0 इक्वल टू 1, ये हमने पहले कर दिया था। इस केस में Q0 विल टॉगल, तो लगातार Q0 जो है क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे टॉगल करता रहेगा, यानी 1 0 1 0 होता रहेगा। अब Q0 लग रहा है J1 K1 पे एक साथ, Q0 टॉगल करेगा तो कभी 0 होगा कभी 1 होगा। जब Q0 1 होगा तब Q1 टॉगल करेगा और Q1 1 और 0 होगा। J1 बराबर K1 बराबर Q0, तब Q1 विल टॉगल विद Q0 इजकल टू 1। जब ये 1 होगा तभी Q1 आपका अपनी स्टेज पलटेगा। जब Q0 0 होगा तब Q1 अपनी स्टेज को चेंज नहीं करेगा। इसके लिए Q1 Q0 इनपुट है, तो व्हेन J2 बराबर K2 इज इक्वल टू Q1 Q0, ये हमने लगाया है, J2 K2 को हमने लगाया है Q1 डॉट Q0। इस केस में जब Q1 डॉट Q0 दोनों 1 हो गए, यानी इसका एंड प्रोडक्ट 1 होगा, तब Q2 विल टॉगल फॉर Q1 डॉट Q0 इक्वल टू 0। यानी जब यहां पे 1 आएगा तब लगेगा वो J2 K2 पे और यहां पे कर देगा वो टॉगल। Q2 हर बार 1 और 0 के बीच में टॉगल करेगा जब जब इसका मान 1 होगा। इसका मान 1 तभी हो सकता है जब Q1 और Q0 दोनों ही 1 हो। अगर दोनों 0 है तो ये टॉगल नहीं करेगा। जब ये इनमें से एक 1 एक 0 है तो भी ये टॉगल नहीं करेगा। जब ये दोनों के दोनों 1 होंगे तब इसका एंड प्रोडक्ट 1 होगा, वो 1 लगेगा J2 K2 पे और Q2 टॉगल करेगा, कभी सेट होगा कभी रीसेट होगा। अब ये Q2 का आउटपुट और ये Q1 Q0 का आउटपुट ये लगेगा एक और एंड गेट पे, तो उसका आउटपुट आएगा Q2 डॉट Q1 डॉट Q0। अब ये तीनों का प्रोडक्ट जब 1 होगा, यानी J3 बराबर K3, ये हम लगा रहे हैं Q3 Q1 Q0 के बराबर, J3 बराबर K3 बराबर Q2 डॉट Q1 डॉट Q0। Therefore, Q3 will toggle only when Q1 Q2 Q0 तीनों का एंड प्रोडक्ट 1 होगा, यानी कि ये वैल्यू 1 होगी। ये वैल्यू आपकी तभी 1 हो सकती है जब ये तीनों के तीनों 1 हो, और उस केस में J3 K3 पे 1 लगेगा और Q3 अपनी स्टेज को टॉगल करेगा। इनमें से कोई तीनों 0 हैं, कोई एक 0 है, कोई 2 0 हैं, इसके इनपुट पे 1 नहीं आने वाला और Q3 अपनी स्टेज चेंज नहीं करेगा, वो सेम बना रहेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। J0 बराबर K0 इक्वल टू 1 हमने दिया है। Q0 आएगा विल टॉगल फॉर एवरी क्लॉक नेगेटिव एज, और J1 बराबर K1 इक्वल टू Q0, ये लगा हुआ है सीधे यहां पे, Q0 लगा हुआ है J1 पे भी K1 पे भी। तो Q1 कब टॉगल करेगा? जब Q0 1 होगा। फिर J2 और K2 है हमारे इक्वल टू Q1 Q0, तो J2 पे 1 कब लगेगा? जब ये दोनों 1 होंगे। जब ये दोनों 1 होंगे तो J2 बराबर K2 बराबर 1 और Q2 हमारा करेगा टॉगल। लेकिन जब ये दोनों एक साथ 1 नहीं हुए, दोनों 0 रह गए या कोई एक 0 रह गया, तो यहां पर आपका 0 ही लगेगा और Q2 जो है वो अनचेंज रहेगा, टॉगल नहीं करेगा। अगर पहले 1 था तो 1 ही रहेगा,
पहले 0 था तो 0 ही बना रहेगा। यानी इसको टॉगल करने की शर्त ये है ये दोनों ही एक साथ 1 हो जाए। आगे बढ़ने पर Q2 को और इस वाले Q1 Q0 को हम लगाया अगले एंड गेट पे, और उस एंड गेट का आउटपुट आएगा Q2.Q1.Q0, Q2 इंटू Q1 इंटू Q0। अब इनका प्रोडक्ट तभी 1 हो सकता है जब ये तीनों के तीनों 1 हो। इनमें से कोई अगर एक या कोई 2 या तीनों ही 0 हुए तो इस एंड गेट का आउटपुट आएगा आपका 0, यानी कि लो। J3 K3 जब तक 0 रहेगा, Q3 अनचेंज रहेगा। 0 नहीं कह रहा हूं मैं, अनचेंज रहेगा, क्योंकि इसको टॉगल करना है सिर्फ तब जब J3 K3 दोनों हाई हों, यानी कि 1 हो। ये 1 तभी होंगे जब ये Q2 Q1 Q0 1 होंगे। अब इसके लिए हमको जो है उधर एक टेबल है उसको देखना पड़ेगा। ये टेबल जो है ये आपकी क्लॉक पल्स के काउंट के हिसाब से लिखी गई है। इस टेबल में क्लॉक पल्स नंबर पड़ा हुआ है 0 1 2 3। ये क्लॉक का निगेटिव एच को इंडिकेट कर रहा है, जिसकी अभी पूरी वेव शेप बना के हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको सेटलिंग टाइम का कंसेप्ट भी क्लियर हो पाए। यहाँ पर क्लॉक पल्स ये है स्टार्ट फ्रॉम द 0, देन 1 2 3 4 ये क्लॉक पल्स चल रही हैं, जिसको भी हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा काउंटिंग सीक्वेंस है, Q0 Q1 Q2 Q3 के वैल्यूज हैं। ये इसका इक्विवेलेंट डेसिमल है। इस केस में हमारे पास इस टेबल के हिसाब से Q0 जो है, चूंकि वो क्लॉक पल्स के हिसाब से है, तो वो 0 1 0 1 0 1 होता जाएगा। क्लॉक है, जब जब J और K दोनों 1 होंगे, जब भी क्लॉक का निगेटिव आ जाएगा Q0 टॉगल करेगा। तो ये टॉगल कर रहा है, 0 1 0 1 0 1 चल रहा है। जब जब ये 1 होगा तब तक ये यहाँ 1 लगाएगा, तो Q1 टॉगल करेगा। अब जाहिर बात है कि ये यहाँ पे आपका 2 बार 0 जाएगा, जैसे ये 1 हुआ ये टॉगल कर गया। ये रिलेशन देखिएगा आप तिरछे में। तो Q1 जो है वो 2 बार 0 2 बार 1 फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1। तिरछे में जब भी यहां 1 आएगा तब वो इसको चेंज करेगा। तो आपका ये सीक्वेंस चलेगी आपकी 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड अप टू द लास्ट। आपका जो Q2 है वो आपका है Q1 Q0 पे निर्भर। तो जब आपके Q1 और Q0 आपके 1 होंगे, जैसे यहां पे ये Q1 Q0 1 हुए, तो उसके लिए आपका 1 हो गया। अब ये 1 ही बना रहा। दोबारा Q1 Q0 यहां पे 1 हुए, तो ये देखिए ये टॉगल कर गया। मींस जब भी Q1 Q0 एक साथ 1 होंगे, Q2 टॉगल कर जाएगा। इससे पहले 0 था, जैसे दोनों 1 हुए अगले स्टेज में Q2 0 से 1 हो गया, यानी टॉगल कर गया। फिर आगे चले, यहां पर Q1 Q0 1 आए, तो इसकी अगली स्टेज में Q2 टॉगल कर गया, यानी कि 0 हो गया। ये चलता जाएगा आपका। अच्छा, अब मामला आया Q3 का। Q3 आपका तब टॉगल करेगा जब Q2.Q1.Q0 यानी तीनों का प्रोडक्ट 1 आए, तब वो टॉगल करेगा। तो ये देखिए कंडीशन कहां पे है, यहां पे। ये देखिए इस जगह पे Q2 Q1 Q0 तीनों आपके 1 है, तो उसके लिए यहां पर ये टॉगल कर दिया। पहले चल रहा था 0, जैसे तीनों 1 आए उस समय आपका J3 बराबर K3 1 हुआ और आपका Q3 जो है 1 हो गया। अब ये 1 ही बना रहेगा, क्योंकि कभी भी ये तीनों 1 होंगे नहीं इस सीक्वेंस में, और लास्ट में जाके ये 1 1 ही चलेगा। तो दिस इज नॉट सेट, दिस इज अनचेंज। अब ये अनचेंज बना रहेगा। तो चेंज कहाँ मिला, जब आपके दोनों 1 थे। चेंज हमको मिला
जब आपके तीनों 1 हुए। अब इस चीज़ को हम समझेंगे वेव डायग्राम द्वारा, क्योंकि उसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, वो है सेटलिंग टाइम का। इसकी वेव शेप टाइम की और रिपल काउंटर की वेव शेप एक जैसी दिखती है, लेकिन सेटलिंग टाइम के कारण उसका एनालिसिस डिफरेंट है। तो अब हम बनाएंगे इसके बाद 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर का वेव शेप डायग्राम, और ये देखेंगे कि कब कब जाके Q1, Q2, Q3 अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। ये वेव शेप ड्रॉ की है हमने 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर की रिपल, पल्सेस और काउंटिंग को शो करने के लिए विद टाइम वेव शेप। हमारा क्लॉक पल्स सब पे एक साथ लगेगी और नेगेटिव एज पे फ्लिप फ्लॉप्स को ट्रिगर करेगी। तो ये हमारी क्लॉक पल्स है। ये इसके नेगेटिव एज हमने एरो से शो कर रखे हैं, और ये नेगेटिव एज जो हैं वो जब जब होंगे तब तक सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप अपने स्टेज को चेंज करेंगे। इसलिए ये जो क्लॉक पल्स है ये इस पर भी काउंट होगी, यही क्लॉक पल्स इसके साथ भी पढ़ी जाएगी, यही क्लॉक पल्स Q2 के साथ पढ़ी जाएगी, और यही क्लॉक पल्स Q3 के साथ भी पढ़ी जाएगी। क्लॉक पल्स फ्लिप फ्लॉप 0 का आउटपुट Q0, फ्लिप फ्लॉप 2 का आउटपुट Q1, फिर Q2, फिर Q3, यहां से इधर को काउंटर अपनी काउंटिंग शो करेगा। अब इसमें आप देखिए कि हमारा क्लॉक का जब नेगेटिव एज आया, इनिशियली हमने मान लिया कि हमारी सारी की सारी आउटपुट जो है वो 0 है। जैसे क्लॉक का नेगेटिव एज आया तो Q0 ने टॉगल किया, लेकिन देखिए टॉगल क्लॉक से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, इसे कहते हैं TS। TS इज द सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम वह टाइम है जिसपे आप किसी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे सिग्नल लगाएं और आउटपुट पे सिग्नल कितनी देर बाद चेंज हो। सेटलिंग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि सेटलिंग टाइम के आधार पे ही सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप फास्ट माने जाते हैं, क्योंकि एक ही क्लॉक पल्स चारों को एक साथ ट्रिगर करती है, इसलिए सेटलिंग टाइम इसका TS रहता है। सो ये जो क्लॉक के चेंज होने और Q0 के चेंज होने के बीच का जो डिफरेंस है TS, दिस इज सेटलिंग टाइम। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, ये खिसका के बनाया गया है। ये आपका यहाँ पर सिग्नल आपका क्लॉक लो हुआ, आउटपुट हाई हो गया, यहाँ पर फिर क्लॉक लो हुआ, आउटपुट फिर चेंज हो गया, यहाँ पर क्लॉक फिर नेगेटिव एज आया, Q0 फिर हाई हो गया। Q0 is always toggling whenever there is a negative edge of the clock pulse with a certain settling time. क्लॉक फ्रीक्वेंसी की हाफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है Q0 की। उसके बाद Q0 के आधार पे हमारा आता है Q1। अब देखिए, जब यहाँ पे हमने क्लॉक को देखा, Q0 लो था, क्लॉक लो थी, Q1 लो ही रहा, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक हमारी लो है, Q0 हमारा लो है। आगे बढ़े, यहाँ पर क्लॉक हमारी जब नेगेटिव एज आया तो उस समय हमारा Q0 हाई है, तो ये टॉगल कर गया, दोनों चीज साथ चेंज करेंगी, ये हमारा टॉगल कर गया, यानी Q1 लो से हाई हो गया। इस जगह पर भी क्लॉक का नेगेटिव एज आया, लेकिन इस जगह पर हमारा Q0 लो था, इसलिए ये हाई ही बना रहा, नो चेंज। यहां पर क्लॉक का नेगेटिव एज, Q0 की वैल्यू आपकी यहां पे हाई, तो हमारा ये कर गया टॉगल। ये दोनों टाइम एक साथ होंगे, क्लॉक पीछे रहेगी, और इनके बीच का जो अंतर है वो भी आपका सेटलिंग टाइम TS ही है। इस प्रकार से जहां जहां पे क्लॉक नेगेटिव हो और Q0 हाई हो, Q1 की वैल्यू टॉगल करेगी, लो से हाई, हाई से लो। अब इसी प्रकार से Q2 के लिए क्लॉक यही है, इनपुट जो है आपका J2 K2 वो है Q0 Q1 का प्रोडक्ट, यानी जब दोनों हाई होंगे तभी ये Q2 चेंज करेगा अपनी स्टेज। देखिए यहां पे चले दोनों लो, यहां पे चले Q0 लो, Q0 हाई, Q0 लो। जब यहां पे आए क्लॉक का नेगेटिव एज,
Q0 आपका जो है वो हाई, Q1 आपका हाई। जब ये दोनों हाई हो गया आपके, ये दोनों हाई हो गया आपके, उस टाइम पे आपका Q2 ने अपने स्टेज को चेंज कर लिया विद अ सेटलिंग टाइम। तो यहाँ पे आपका Q2 जो है लो से हाई हो गया। अब आगे हमको कहीं पर भी Q0 और Q0 दोनों एक साथ हाई नहीं मिलेंगे, इसलिए Q2 जो है वो नो चेंज होगा, यानी हाई ही बना रहेगा। पुनः इस बिंदु पे आने पर हमारा क्लॉक का नेगेटिव एज Q0 हाई, Q1 हाई, सो Q2 टॉगल। और ये Q2 जो है यहाँ पर देखिए Q0 हाई, Q1 हाई और Q2 हमारा हो गया टॉगल, यानी हाई से लो, ये लो चला गया। ये आपको इस पर दिख रहा है when both are high then Q2 is changed. Again when both are high then Q2 is changed. For Q3 clock is the same, Q1, Q0, Q1, Q2 तीनों को होना पड़ेगा हाई, सिर्फ तभी आपका Q3 अपनी स्टेज चेंज करेगा। इनिशियली हमारा Q3 है 0, आगे बढ़े कहीं पर भी एक साथ तीनों हमको हाई नहीं मिले। यहां पर देखिए क्लॉक का नेगेटिव एज Q0 आपका लो है, Q1 हाई है, Q2 हाई है, लेकिन इस वाले क्लॉक एज पे, इस वाले क्लॉक एज पे हमारा Q0 हाई है, Q1 हाई है, Q2 भी हाई है। जब तीनों 1 हो गए तो इनका प्रोडक्ट Q2 इंटू Q1 इंटू Q0 1 हो गया, और Q3 जो अब तक लो चल रहा था वो हाई हो गया, ये हाई ही बना रहेगा। राइट, तो हमारा जो क्लॉक का टाइमिंग है वो है हमारा दिस इज क्लॉक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो एंड सो फॉर। अब इसमें काउंटर की काउंटिंग यहां पे आई, ये 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0। Q1 के लिए 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1। Q2 के लिए 0, 0, 0, 0, 4 0, 1, 1, 1, 1, अगेन 0, 0, 0, 0। Q3 के लिए 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 times 0, then 8 times 1। So काउंटर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई? 0, 0, 0, 0 से, फिर 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, which is 8, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ये चलता जाएगा जब तक कि लास्ट में जाके सारे के सारे 1, 1, 1 ना हो जाए। उसके बाद काउंटर रीसेट होगा और सारी की सारी बिटें आपकी 0, 0, 0 हो जाएंगी। सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो समझने का है सिंक्रोनस काउंटर में वो यही है, सेटलिंग टाइम। अगर आपने सेटलिंग टाइम नहीं बनाया तो आपको ये कर्व नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में या किसी भी और वीडियो में आपको संभवतः सेटलिंग टाइम को एक्सप्लेन न किया जाए, तो उससे ये काउंटर वेव डायग्राम बनाना मुश्किल है। इसीलिए आप सेटलिंग टाइम करना थोड़ा सा खिसका के सबको बनाएंगे। क्लियर? अभी हमने इसको समझा था, वो हमारा था सिंक्रोनस काउंटर। काउंटिंग स्टार्ट हुई थी 0, 0, 0, 0 से और गई थी 1, 1, 1 तक। तो ये इस प्रकार से अप काउंटर हुआ। आप सिंक्रोनस में डाउन काउंटर बना सकते हैं। डाउन काउंटर वो होते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में 0, 0 तक पहुंचते हैं। तो ये आपका डाउन काउंटर है। स्टार्ट करेगा 1, 1, 1, 1 से और जाएगा ये 0, 0, 0, 0 तक। सर्किट इसका जो है वो सेम है, सर्किट में कोई चेंज नहीं है। बस ये आपका 4 बिट का
सिंक्रोनस काउंटर है। बिट 1 आपकी है Q0, Q1, Q2, Q3। अब काउंटर के तरीके से ही आपने J0 और K0 को 1 1 कर दिया। इसका आउटपुट Q0 लगाया आपने इसके इनपुट पे, और अगले के लिए आपने Q1, Q0 को लिया एज अ इनपुट फॉर J2, और Q2, Q1, Q0, Q1 प्रोडक्ट Q2 प्रोडक्ट Q1 प्रोडक्ट Q0। जब ये तीनों 1 होंगे तो ये लगेंगे J3 K3 पे और Q3 को टॉगल करेंगे। डाउन काउंटर के लिए आपको बस एक काम करना है कि जो आप आउटपुट लेते हैं Q0, Q1, Q2, Q3 पे, ये यहाँ ना लेके आप लेंगे इनके कॉम्प्लीमेंट पे। यानी डाउन काउंटर में जो काउंटर डिस्प्ले करेगा वो करेगा Q3 बार, Q2 बार, Q1 बार एंड Q0 बार को। तो जब भी ये गिनती इसकी स्टार्ट होगी 0 0 0 0 से, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1 1। आउटपुट आ रहा है Q3, Q2, Q1, Q0, इनका कॉम्प्लीमेंट Q3 बार, Q2 बार, Q1 बार और Q0 बार। तो ये स्टार्ट करेगा 1 1 1 से, और जब आपका नेक्स्ट साइकिल में Q0 1 होगा, J1 को 1 करेगा, तो Q1 हो जाएगा आपका 1 टॉगल होके, और Q1 बार हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से डाउन काउंटर में आपको सिर्फ ये करना है, सर्किट अप काउंटर का ही रहेगा। आउटपुट आप लेंगे Q3 बार, Q2 बार, Q1 बार और Q0 बार पे, और गिनती चलेगी आपकी 1 1 1 1 से 1 1 1 0, 1 1 0 1, 1 1 0 0 और लास्ट में 0 0 0 तक। डेसिमल में कह लीजिए तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 0। जब सारे काउंटर के आउटपुट 0 हो जाएंगे तो फिर आएगा आउटपुट आपका 1 1 1 1। तो ये आपका था डाउन काउंटर, जो कि अप काउंटर के जैसे सर्किट से बनता है। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर ओवर रिपल काउंटर। तो इसमें जो विशेषताएं हैं, पहली है इट इज़ ईजियर टू डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन करना आसान है देन रिपल काउंटर। दूसरी है इट एक्ट्स सिंक्रोनसली, यानी कि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप, चाहे वो 2 हों चाहे वो 8 हों, सब में एक साथ क्लॉक पल्स लगती है और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ अपनी स्टेज को चेंज करते हैं। थर्ड इज नो प्रोपेगेशन डिले, जो प्रोपेगेशन डिले होगा वो एक फ्लिप फ्लॉप का ही होगा। एक फ्लिप फ्लॉप का डिले सब में काउंट किया जाएगा, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ही अपनी स्टेज चेंज करते हैं। एरर चांसेस आर लोअर, चूंकि ये काउंटिंग साइमल्टेनियसली कर रहा है, एक साथ सारी बिट चेंज हो रही हैं, तो इसमें एरर आने के चांसेस, यानी काउंटिंग में कोई बिट स्किप होने के या ओवरलैप होने के चांसेस रिपल काउंटर के मुकाबले कम होते हैं। फास्टर ऑपरेशंस ऑब्वियस है, जब उसका डिले टाइम कम होगा, जब वो एक साथ सिंक्रोनसली काउंट करेगी तो उसका ऑपरेशन फास्ट भी होगा। सो रिपल काउंटर के मुकाबले सिंक्रोनस काउंटर थोड़ा सा फास्ट होता है, ये भी हम डिस्कस भी करेंगे। और डिसएडवांटेज इसमें एक ही है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा लॉजिक टू परफॉर्म, क्योंकि साथ में आपको हर बार एक एंड गेट लगाना पड़ता है और उस एंड गेट का सर्किट डिजाइन करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सर्किट इसमें बनाना पड़ता है। ओवरऑल सिंक्रोनस काउंटर इज फार फार बेटर देन रिपल काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर में जो मेन डिफरेंस है वो है सेटलिंग टाइम या टाइम डिले का। तो जो टाइम डिले होता है आपका फॉर रिपल काउंटर, वो होता है n मल्टीप्लाइड बाय ts, जहाँ पर ts हमारा सेटलिंग टाइम है एक फ्लिप फ्लॉप का। यानी एक फ्लिप फ्लॉप को जब आप इनपुट देते हैं
तो कितनी देर बाद उसका आउटपुट आता है उसे कहते हैं सेटलिंग टाइम। तो चूंकि रिपल काउंटर में 1 by 1 फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर किए जाते हैं तो उसका सेटलिंग टाइम जुड़ता जाता है। तो टोटल डिले किसी काउंटर का फॉर रिपल काउंटर इज n into ts, where ts the settling time of one flip flop। जबकि सिंक्रोनस काउंटर में फॉर सिंक्रोनस काउंटर आपका टाइम डिले होता है इक्वल टू सेटलिंग टाइम ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ सेटल होते हैं, प्लस टाइम डिले ऑफ गेट, क्योंकि आपने एंड गेट भी यूज कर रखे हैं। हालांकि सेटलिंग टाइम के मुकाबले आपका गेट का डिले टाइम बहुत कम होता है। तो मोटा मोटा आपका है टाइम डिले ऑफ सिंक्रोनस काउंटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेटलिंग टाइम ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप। तो इसकी बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आपका जो क्लॉक पल्स है उसका जो क्लॉक टाइम है उसके मुकाबले आपके डिले टाइम को कम होना चाहिए। अगर डिले टाइम क्लॉक टाइम के बराबर या ज़्यादा हो जाएगा तो हायर स्टेजेस में जब आप 4 बिट काउंटर या 8 बिट काउंटर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे डिले टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कुछ काउंटिंग ओवरलैप कर जाएंगी या खिसक जाएंगी, क्योंकि किसी एक क्लॉक पे आप काउंट कर रहे होंगे और दूसरे या चौथे स्टेज पे वो क्लॉक अभी आई ही नहीं होगी। सो सिंक्रोनस काउंटर के लिए टाइम डिले इज इक्वल टू सेटलिंग टाइम ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप प्लस ए माइन्यूट टाइम ऑफ देयर गेट्स। आपको मार्केट में जो आईसी के फॉर्म में मिलते हैं सिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर, आपको ये गेट लेके नहीं बनाने होते। तो मार्केट में जो जनरली अवेलेबल है 4 बिट का जो बाइनरी काउंटर है वो है आपका 74LS93। ये एक 16 पिन की डिप आईसी है, डबल इन लाइन पैकेज। और जो हमारा 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है वो आपका है 74LS160 या 161। ये भी 16 पिन की आईसी है, डिप आईसी है। इनके मदद से आप अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर और डिकेट काउंटर बना सकते हैं। यहाँ पर LS का मतलब है L इज फॉर लो पावर एंड S इज फॉर शॉर्ट के, यानी फास्ट स्पीड लॉजिक। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर्स। इनका यूज होता कहाँ पे है? ये डिजिटल आईसीज यूज होती हैं मशीन मोशन कंट्रोल के लिए, क्योंकि ये डिजिट्स प्रोवाइड करती हैं स्टेपर मोटर को घूमने के लिए। मोटर आरपीएम काउंटर, कोई मोटर कितने आरपीएम पे घूम रही है उसको मेजर करने के लिए। और जनरली फॉर डिजिटल क्लॉक और पल्स जनरेटर। डिजिटल वॉच एंड अलार्म सिस्टम। बेसिकली इट्स अ काउंटर, सो इट इज ऑल्सो काउंटिंग टाइम। तो जब भी हमको टाइम वॉच करना हो, अलार्म लगाना हो, डिजिटल क्लॉक बनानी हो, हम इन आईसीज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इनका काउंटिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो कई काउंट मिला के एक डिजिट या एक सेकंड या एक काउंट टाइम बनता है। तो ये हमारा था लेक्चर ऑन सिंक्रोनस काउंटर्स। हमने इससे पहले एक लेक्चर में सिर्फ हमने रिपल काउंटर या काउंटर्स को ही डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने एक लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप्स को डिस्कस किया था। अगले लेक्चर में इसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स और उनके टाइप्स। सो होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो। थैंक यू।